मेरे साथ ये भी हुआ है कि जिस मकान में मैं रहती थी, किराए के मकान में, यही चिंचाले के अंदर, उस चिंचाले के अंदर वो मकान मालिक कहे कि मकान खाली कर दो। जब मैं सर्विस में नहीं थी, हमारी परिस्थिति बड़ी नाजुक थी, सिलाई काम था, रोड पे मकान था, तो हमने कहा कि चलो भाई अपन यहाँ सिलाई का काम आ जाता था। तो वो कहे मकान खाली कर दो। मैंने कहा हम मकान मिल जाएगा तो खाली कर देंगे, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने 2-4 गुंडे नुमा लोग लड़के लाके बैठा लिए कॉलेज के, और मेरा खाने पीने का सामान, सारा सामान के नाम से बाहर फेंक दिया रोड के ऊपर। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूँ लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार एक और दिग्गज रिटायर्ड एचएम मिसेस शकुंतला दुनगे मैम से। तो चलिए मैम, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। मैम, सबसे पहला प्रश्न हमारा रहता है कि हमारे दर्शकों को आपका एक छोटा सा परिचय। जी, मैं शकुंतला दुनगे, प्रधान पाटिका, लालबाग हिंदी प्राथमिक शाला से रिटायरमेंट हूँ, और अभी मैं लालबाग में ही करीमनगर में रहती हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है, भरा पूरा परिवार है। बिल्कुल मैम, जैसे कि आप शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आपने पहले के टाइम की शिक्षा प्रणाली भी देखी होगी और अभी की शिक्षा प्रणाली भी देखी होगी, तो आपको उसमें अंतर क्या दिखता है? पहले की शिक्षा प्रणाली अनुभव के आधार पर होती थी। बच्चा कुछ करके सीखता था ना, और अनुभव करता था। जब हम पढ़ते थे तब हम प्रैक्टिकल कराया जाता था, और जो कुछ हम सीखते थे प्रैक्टिकल सीखते थे। और मैंने तो, मेरी पढ़ाई महाराष्ट्र से हुई है, मैं भुसावल से पढ़ी हूँ, वहाँ मेरा मायका है। मैं परिवार में हम 6 बहन भाई हैं, 3 बहनें 3 भाई हैं। भाइयों में मैं बड़ी हूँ, तीनों भाई मेरे से छोटे हैं, और बहनों में मैं छोटी हूँ। मैम, आप एक एचएम कैसे बने? देखिए, यदि आप मेरी कहानी सुनोगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। मेरा जीवन बहुत संघर्षमय था। मैं अपने माता पिता के यहाँ कक्षा 9वीं तक पढ़ी थी। मेरा जीवन बहुत अच्छा रहा, लेकिन हमारे समय में बाल विवाह होते थे। मेरा विवाह भी 7 वर्ष की उम्र में हो चुका था। मैं पढ़ रही थी, पढ़ते 9th तक पहुंची। फिर हम लोगों में गौने की प्रथा होती है, इसलिए हमारे ससुराल वालों ने कहा कि अब पढ़ाना नहीं, गौना लगा दो। मुझे 9th क्लास से उठा लिया गया, ससुराल भेज दिया गया। ससुराल बड़ी गरीब परिस्थिति में थी, बड़ी गरीबी से हाल निकाले। माँ मुझे एक कन्या रत्न प्राप्त हुआ। उसके बाद मेरा जीवन बहुत ही संघर्षमय बीता। हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया। संघर्ष करते करते काम की तलाश में हम लोग ब्रहानपुर आए। ब्रहानपुर में यहाँ ये रेलवे में जो कच्ची दफाई में काम करते थे, हमने उसमें भी काम किया। हम बगमार रहे, कोयदड़ रहे, डोगरगांव रहे, अशीरगढ़ रहे, प्लेटफॉर्मों पर रहते थे, और वहीं से हमारा जीवन प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे आगे बढ़े, हम लालबाग में यहाँ आए। लालबाग में आने के बाद क्या हुआ कि संघर्ष के दिन कम नहीं हो रहे थे। हमारी गैंग भी बंद हो गई, हमारा काम सब रुक गया। मेरे मिस्टर थोड़ी सी सिलाई काम जानते थे, वो सिलाई काम करने लगे। हम उसी में चलना, घर चलता था। 15 रुपये हफ्ता मिलता था उस समय। 15 रुपये हफ्ते में 2 बच्चों के साथ कैसे रहते, किराए का मकान। जैसे तैसे दिन कट रहे थे। क्या हुआ, एक बार हम यहाँ वैसे बैठे हुए थे, और मेरे साथ कुछ लड़कियाँ बैठी थी, मेरा परिचय उनसे हुआ था। तो उन लड़कियों ने कहा मुझे कि भाभी जी, बोले हम 11वीं की एग्ज़ाम दे रहे हैं, और आप चाहो तो आप ही दे दो। मेरे भी मन में उत्सुकता जागी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। जब परिस्थिति तो बड़ी नाजुक थी उस समय, जैसे तैसे करके 100 रुपया फीस जमा करी। जब एडमिशन फीस 100 रुपया लगती थी,
लेकिन किस्मत ने वहाँ भाग साथ नहीं दिया। और जब फीस भरने गई, एडमिशन लेने गई, तो वहाँ कहे नहीं आप लेट हो गए हैं, आपको 25 रुपये और अदर लगेंगे। अब समस्या बड़ी भयंकर थी। लेकिन जिन बच्चियों के साथ मैं मिलती थी वो राजा व्यास करके हैं, उनके पिताजी पार्सल क्लर्क थे यहाँ रेलवे में। मेरा घर उनके घर आना जाना था। मेरी परिस्थिति बहुत खराब थी। मैंने उनकी बाई से बात करी, बाई मुझे 25 रुपये की बड़ी आवश्यकता है, यदि आप दे दो तो। वो कहने लगी बाई मेरे पास तो नहीं है, लेकिन बाबूजी यदि शाम को आते हैं आप उनसे मांग लो। समय क्या ना करता, मैंने बड़े अधीर से शाम को जब बाबूजी आए, मैंने कहा बाबूजी मैं परीक्षा देना चाहती हूँ 11वीं की, और मेरे पास 25 रुपये कम कर रहे हैं, यदि आप चाहो तो दे सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है बेटा। उन्होंने 25 रुपये दिए। मैंने वो 125 रुपये ले जाके फीस भरी। मालिक की ऐसी कृपा हुई कि एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम भी मेरे साथ 2 बच्चे थे उस समय। घर में भी बहुत परेशानियाँ थी, बहुत तंगी थी। दिन भर पति कपड़े सीते थे तो उनके कांच बटन तुरपाई करना और बच्चे संभालना। रात में वो लड़कियां जहाँ पढ़ती थी उनके पास मैं जाती थी। किस्मत ने ऐसा चक्कर खाया कि जो मैंने किताबें खरीदी, उस समय प्रश्न बैंक चलते थे, न ट्यूशन तो थी, प्रश्न बैंक चलते थे। तो मैंने जो प्रश्न बैंक ली थी वो पुरानी 2 साल पुरानी लिवा गई। अब पैसा तो था नहीं कि दूसरी ले लेंगे। तो मैं क्या करती थी कि रात में मैं उन बच्चियों के पास ही जाके पढ़ती थी। रात में 2 बजे तक हम सब साथ में पढ़ते थे और 2 बजे बाद वो लड़कियां सो जाती थी, तब उनकी जो नई प्रश्न बैंक थी उन्हें लेकर मैं पढ़ाई करती थी। ऐसा करते करते 1 महीना 10 दिन पढ़ाई करी। उस समय जवाहर चौक से सर जो हायर सेकेंडरी लालबाग हाई स्कूल में है, ये कुछ बच्चों की ट्यूशन लेते थे। मेरा मन भी हुआ कि मैं ट्यूशन पढ़ूं। मैं एक दिन उनके पास गई, सर मैं आपको फीस तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपके पास 1 घंटा पढूं। भगवान ने चाहा तो उन्होंने मुझे हाँ कह दिया। बोले हाँ बेटा आओ पढ़ो। मैं 1 घंटा उनके पास पढ़ती थी। उन्होंने मुझे कोई शुल्क नहीं लिया। 1 घंटा 1 महीना 10 दिन पढ़ाई करने के बाद मैंने 11वीं का एग्ज़ाम दिया। भगवान साथ थे मेरे। मैं पहले ही बैच में बाहर निकल गई, पास हो गई। बहुत खुशी हुई मेरे जीवन की। उस जीवन की खुशी के बाद अब कुछ करना है, क्या करें। 1982 में एग्ज़ाम हुआ था शिक्षक का। मैं उसमें रिटर्न टेस्ट में गई, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया, मैं फेल हो गई। मैं उसमें मेरा नंबर नहीं लगा। फिर मैं यहाँ लालबाग वापस आ गई। यहाँ संस्कार शिशु मंदिर जो है आज, जो धर्मशाला के नाम से जानता है, वहाँ मैंने चपरासी की नौकरी करी। 4 बच्चों को ले जाना, 4-6 बच्चों को 5-5 रुपये उनसे लेना और कई स्कूल से मिलना, ऐसा कि 60 रुपये महीना पड़ता था मुझे। 60 रुपये महीना में किया। दूसरे साल फिर जवाहर चौक से सर वहाँ के प्रेसिडेंट बने। उन्होंने मुझे कक्षा 1 पढ़ाने को दे दी। मैडम आप 12वीं की 11वीं की हुई, अब पढ़ाइए। मैंने 1 साल किया। अब जो 1982 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें तो मैं फेल हो गई। मेरे पीछे एक मटरूलाल मौर्य करके सर रहते थे, वो निकल गए। मुझे कहे मैडम मैं आ रहा तो नंबर लग गया, आप रह गए। कोई बात नहीं भैया, भगवान भविष्य और देगा कहीं ना कहीं। 1984 में 83 में फिर एग्ज़ाम हुए। उसमें सिर्फ ओरल टेस्ट हुआ था, यहीं अपने बुरहानपुर से हुआ था। ईश्वर ने साथ दिया, मैं उसमें निकल गई। उस साल में निकल गई। अब निकल तो गई, 8-10 दिन बाद मेरी जो क्या ना लिस्ट लगी, उसमें मेरा नाम आ गया। बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्नता हुई जीवन में। चलो कुछ तो अपने को हासिल करने को मिला। आज गवर्नमेंट सर्वेंट में आ गए। जब उस समय एडीएस प्रथा चालू थी। अब मेरी पोस्टिंग हुई थी बोरसर मराठी स्कूल। उस समय बोरसल आज भी 2 हैं और जब भी थे, एक बोरसल है नेपा नगर के पास और एक बोरसल है इच्छापुर के पास। मैं अपने एडीएस सर के पास गई, सर कौन सा बोरसल ज्वाइन करूं, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं रह नहीं सकती हूं, मैं जहां भी जाऊं वहां अप डाउन करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे सलाह दी मैडम आप इच्छापुर बोरसर के पास का ज्वाइन करो। मैंने वो बोरसर ज्वाइन करी और ज्वाइन करने के बाद में वहाँ से मेरा संघर्ष चालू हुआ। उस समय हमें सिर्फ 300 रुपये मिलते थे। 300 रुपये में उस समय देखिए अच्छे लोग भी थे उस जमाने में। हम लोग जो बस से जाते थे, मोहन बस वाले सिंधी से थे, लेकिन वो
जैसे हम लोग जाए उनसे अनुनय विनय करें कि भाई हम किराया नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ से लालबाग से सिटी जाना, सिटी से फिर चापोरा जाना, चापोरा से फिर बोरसर जाना, तो पैदल जाना पड़ता है, तो पैसा लगता था। सर हमको फ्री पास दो। उन्होंने 3 साल तक हमें फ्री पास दिए, फ्री जाते थे। यहाँ से लालबाग से सिटी जाना, सिटी से बस में बैठ के चापोरा उतरना, और चापोरा से 4 किलोमीटर रोज पैदल जाना बोरसर। उस समय आवागमन के साधन नहीं थे, लोगों के पास गाड़ियां भी कम थी, और उसके बाद बसें भी नहीं चलती थी। वहाँ जाते, जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई, जब मैं वहाँ गई ज्वाइन तो कर लिया। वहाँ मेरे बुजुर्ग मास्टर थे सब 4-5, उन्होंने मेरा अच्छे से स्वागत किया। लेकिन मैंने ज्वाइन करने के बाद खूब रोई। खूब रोने के बाद वो कहने लगे भाई आप डरो मत, आप आओ, डेली आओ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बेटा बारिश हो, गर्मी हो, ठंड हो, दोनों तरफ से केले के खेत और सनसनाती हवा, गिरती बारिश, ऐसा लगता था कि अपने पीछे कोई चल रहा है। आगे देखते जाओ, पीछे मुड़ के देखो और भागो, देखो और भागो, कोई पीछे आ तो नहीं रहा। ऐसे जंगल के रास्ते से मैंने वो 4 साल निकाली। उसके बाद किसी ने बताया कि ट्रांसफ़र अब 4 साल बाद ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो मैं खंडवा गई। खंडवा में मैंने क्या नाम से कि DO साहब थे, वो हमारे उत्तर प्रदेश तरफ के ही थे। उस समय वो मार्केट गए हुए थे, उनकी बीवी घर में थी। उन्होंने कहा आओ बहन जी बैठो। अब वो जरा भैयनवा भाषा में मैं भी उनसे बातें करने लगी, हाल चाल घर की इधर की बातें करते हैं। और ईश्वर ने जो चाहा वो सर आए। सर के आने के बाद उनकी मिसेस ने कहा हो कोई बाही तुम्हें मिलने आई है। उन्होंने कहा क्या बात है बहन जी। मैंने कहा सर मैं बोरसर में बहुत दूर हूँ, चलना मुझे बहुत तकलीफ होती है, पैदल जाना पड़ता है, फिर क्या चाहती हो। उन्होंने कहा आप कहो तो मेरा कहीं आसपास ट्रांसफ़र कर दो। किस्मत ने जोर मारा, मुझे सिंधी बस्ती मिडिल स्कूल मिली। वहाँ मैं रही 2 साल में, वहाँ रही। वहाँ से मेरा फिर BTI खंडवा हो गया। BTI में 2 साल रही। तीसरे साल आने के बाद मैं मेरा यहाँ धुलकोट ट्रांसफ़र किया। वहाँ से पोस्टिंग मुझे धुलकोट दी। मैंने धुलकोट से कह दिया, मैं भी अड़ गई। मैंने कहा मैं नहीं जा सकती, मेरे बच्चे कम से कम, एक बड़ी लड़की 8वीं 9वीं में पढ़ती थी, बच्चे मेरे 7वीं में पढ़ते थे। मैंने कहा धुलकोट में प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है नहीं, मैं अप डाउन कर नहीं सकती, क्या होगा। अड़ी रही। फिर उन्होंने मुझे, फिर क्या करना चाहती हो मैडम। मैंने कहा मुझे ऐसे दो कि भले मैं सुबह 7 बजे जाऊँ, शाम को 7 बजे आऊँ, लेकिन मुझे अप डाउन की जगह दो। तब उन्होंने मुझे डोईफोड़िया दिया, और डोईफोड़िया से फिर मैंने अप डाउन किया। 4 साल डोईफोड़िया में रही। वहाँ से फिर 1995 में ट्रांसफ़र करवा के मैं भारत मैदान आई। भारत मैदान में 19 साल रही मैं। उसके बाद मेरा प्रमोशन होकर नागझिरी हुआ। नागझिरी के बाद में वहाँ सिर्फ 8 महीने रही। मैंने DO साहब थे उस समय, मैंने उनसे कह दिया था कि मुझे प्रमोशन लेना है तो मैं लालबाग आऊँगी, मैं और जगह नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा मैडम आप ले तो लो, हम तुमको लालबाग कर देंगे। 8 महीने बाद वो जायसवाल सर रिटायर हुए, उनकी जगह मुझे यहाँ दी। यहाँ मैं HM रही, और HM रहने के बाद में 2017 में रिटायरमेंट हुई। ये मेरा जीवन परिचय रहा। मेरा जीवन बहुत संघर्षमय था बेटा। मैंने इतना समय में कि एक टाइम खाते थे, सुबह बना 4 बजे दिन को खाना बनता था, वही दूसरे दिन 4 बजे खाते थे। बहुत संघर्षपूर्ण जीवन बिताया है। उसके बाद आज मैं थोड़ा अपने पैरों पे यहाँ खड़ी हुई हूँ। मैम बिल्कुल, आपकी जो संघर्ष की कहानी थी वो आपने कहीं ना कहीं परिस्थिति के सामने घुटने नहीं टेके। मैंने घुटने नहीं टेके, परिस्थिति के सामने मैं कहीं नहीं झुकी। मैं सर्विस में भी मैं बड़ी दमंगता से सर्विस करी। मैंने जहाँ भी रही बड़ी दमंग रही। उसके बाद मैंने मैं यहाँ तक कि मैं प्राइमरी टीचर होके मैं DRC का प्रशिक्षण लेने भोपाल जाती थी। राजीव गांधी शिक्षा मिशन चला उस समय 97 में। उस समय मैं पहली महिला थी जो उनमें गई थी, और मैंने वहाँ प्रशिक्षण लेके यहाँ के मास्टरों को प्रशिक्षण देना। मैं जन शिक्षक भी रही, BRC ऑफिस में भी रही, खंडवा से भी मैंने बहुत किया। मेरा ये था बेटा कि मैं जहाँ उस समय अपना बुरहानपुर जिला नहीं था, खंडवा जिला था, और 9 ब्लॉक थे उस समय। खालवा ये 9 ब्लॉक में जब टेली कॉन्फ्रेंस होता था, तो यदि मैं बात करूं
तो एक यहाँ स्कूल में बैठे बैठे वो तो सभी सुनते थे, देखते थे, दूर से ही लोग मेरी आवाज पहचान जाते थे कि दुनिया मैडम बोल रही हैं। ये डेयरिंग डे स्कूल सर्विस मैंने बड़ी डेयरिंग से की, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे ही बढ़ती गई। ईश्वर ने मुझे साथ दिया, परिवार ने मुझे साथ दिया। आपकी जो डेयरिंग थी और तत्परता थी, और आज भी ये है कि जितने शिक्षा विभाग में पुराने लोग और ऑफिसर हैं, आज भी लोग मानते हैं दुनिया मैडम का। अभी जो नए बच्चे लगे हैं, जो अभी शिक्षा कर्मी में जिनको मैंने क्या उनका क्या ये तो हो गया था, इसमें आ चुके थे वो शिक्षा विभाग में, लेकिन उनको प्रशिक्षण देना था 20 दिन का, उनको प्रशिक्षण मैंने दी। आज भी मानते हैं जो वो तो बेचारे अब तो बड़े बड़े कोई वर्ग 1 में आ गए, 2 में आ गए, कोई हेडमास्टर बन गए, लेकिन आज भी मेरा लोहा मानते हैं और जहाँ मिलते हैं बड़ी नम्रता से मिलते हैं। मैम एक अगला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा जी कि जो आपने परिस्थिति के आगे घुटने नहीं टेके, उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा मुझे अपनी स्व प्रेरणा से मिली। मैं है ना कभी जीवन में पीने हटना नहीं चाहती थी। मेरे साथ ये भी हुआ है कि जिस मकान में मैं रहती थी, किराए के मकान में, यही चिंचाले के अंदर, उस चिंचाले के अंदर वो मकान मालिक कहे कि मकान खाली कर दो। जब मैं सर्विस में नहीं थी, हमारी परिस्थिति बड़ी नाजुक थी, सिलाई काम था, रोड पे मकान था, तो हमने कहा कि चलो भाई अपन यहाँ सिलाई का काम आ जाता था, तो वो कहे मकान खाली कर दो। मैंने कहा हम मकान मिल जाएगा तो खाली कर देंगे, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने 2-4 गुंडे नुमा लोग लड़के लाके बैठा लिए कॉलेज के, और मेरा खाने पीने का सामान, सारा सामान के नाम से बाहर फेंक दिया रोड के ऊपर। वो दृश्य आज भी मेरे आगे दिखता है, मेरे आंखों के सामने घूमता है। हिम्मत नहीं हारी मैं, फिर मुझे कुछ लोगों ने साथ दिया। एक ये तुम्हारे आसिफ सर के दादा थे, सिद्दीक चाचा, उन्होंने मुझे बेटी जैसे मानी थी। उसके बाद जो उनके पड़ोस में थे बच्चू लीडर, उन्होंने कहा भाई बेटा तू घबराए मत, उनके पड़ोस में जगह थी, उन्होंने कहा तू यहाँ जगह मकान बना ले। वहाँ मैंने, किसी ने टीन, किसी ने लकड़ी, किसी ने बल्ली दे के वहाँ मकान बनाया। पहले मैंने वो मकान टटिया का बनाया, उसके बाद फर्श, जो सागवान की फर्दियाँ आती है, आप लोगों ने देखा या ना देखा हो बेटा, इधर ये है नागझिरी के भी आगे सुअरवाड़ी कहते हैं उसको, तो सुअरवाड़ी से ठेले पे हमने पटिये रख के लाए लालबाग यहाँ घर तक, और पहले पटियों का मकान बनाया, गारा मट्टी से उसको छापा चारों तरफ, उसकी पुताई करे, उसमें रहे। धीरे धीरे मालिक ने तरक्की दी, फिर उसको मिट्टी का बनाया, फिर उस और तरक्की हुई तो ऊपर हमने छत बनवाया, सीमेंट गारे का बनवाया। आगे मालिक ने चाहा तो आज मेरा 2200 स्क्वायर फीट में बहुत बड़ा मकान भी बना है, घर में गाड़ी है, घोड़ी है, सब है। लेकिन बड़े संघर्ष से मिली मुझे ये सब चीजें, जो चीजें मिली मुझे बहुत संघर्ष से मिली हो। मैं कहती है ईश्वर, जैसा मुझे संघर्ष दिया है ऐसा किसी दुश्मन को न देना। यदि कोई कम हिम्मत वाला होता तो वो टूट जाता। बिल्कुल मैम। लोगों ने भी बहुत कुछ परेशान किया। ऐसे समय में जो कमजोर होता है ना, उसको हर कोई दबाने की कोशिश करता है, लेकिन मुझे एक गॉड गिफ्ट थी कि मैं किसी से डरती नहीं थी और सच्चाई और ईमानदारी से रही, तो ईश्वर ने भी मुझे पल पल पर साथ दिया। मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है। बेटी मेरी शिक्षिका है, वो भी इंदौर में है, गवर्नमेंट टीचर है, यहीं से हुई थी वो, फिर उसका ट्रांसफ़र करवा दिया। बेटा मेरा ये राज एक्सप्रेस में पेपर निकालते हैं, और वो चैनल चलता है उनका भैया नाम क्या, बंसल न्यूज़ में आते हैं। अभी वो नई दुनिया वाला भी न्यूज़ लेने वाले हैं, गणेश दुनगे करके नाम है। छोटा बेटा मेरा दिनेश दुनगे है। रिटायरमेंट के बाद भी मैं शांत नहीं बैठी। मेरे मन में एक उमंग था कि कुछ करना चाहिए। मैं कटिया समाज से रखती हूँ। मैं ताप्ती अंचल कटिया समाज की प्रथम महिला अध्यक्ष रह चुकी हूँ, क्योंकि मेरे से ही अध्यक्षता शुरू हुई और समाज का संगठन जुड़ा। उसके बाद मैं 4 साल संगठन में काम करने के बाद, अध्यक्ष पद के बाद से फिर मुझे प्रांतीय कटिया समाज विकास समिति में संरक्षण पद भी दिया गया। वहाँ उस पर मैं आज वर्तमान में भी हूँ। इसके बाद मेरी जिज्ञासा थी कि हमारी जो बहनें हैं, हम उम्र की जो सिटीजन हैं, ये कहीं जा नहीं पाती हैं, तो हमने एक संगठन बनाया।
हम कुछ नहीं, सिर्फ तय करते कि कहाँ जाना है। सबसे पहले मैंने टूर निकाला मथुरा वृंदावन का। उस समय 24 महिला पुरुष साथ में गए हमारे। 8-10 दिन का वहाँ टूर रहा, बहुत अच्छा रहा, रहे घूमे फिरे। उसके बाद हमने द्वारका जी का टूर बनाया। उसमें 48 लोग गए थे, महिला पुरुष सब, सिटीजन महिलाएं थी, पुरुष भी थे। हमारे पास और कोई ऐसे लोगों के नहीं थे, बस रहते हैं अपने पैसे से रिजर्वेशन करवाना, जाना, वहाँ जाके बस व्यवस्था करना, इस तरह से रहा। उसके बाद मथुरा जी द्वारका जी से आने के बाद हमने टूर बनाया गंगा सागर, जगन्नाथपुरी, वहाँ गए, कलकत्ता गए, वहाँ 15 दिन का टूर रहा। वहाँ हम लोग 59 लोग गए, सभी हमारे मोहल्ले की बाइयाँ महिलाएं जो भी हैं उनके साथ में हम गए। उसके बाद जगन्नाथ जी के आने के बाद साल भर बाद मैंने टूर निकाला नेपाल का। नेपाल, काठमांडू, पशुपतिनाथ, यहाँ गए। वहाँ हम 62 लोग गए, वो भी सब सिटीजन लोग थे, साथ में रहे। हमने यहाँ से रिजर्वेशन करवा के गए। वहाँ जाके हमने अपनी यानी वहाँ जो बस वाले थे उनसे कांटेक्ट कर लिया। खाना पीना और क्या नाम से कि रहना, लॉजों में रहना, खाना और घुमाना, ये उसके तरफ था। वो हमने 15 दिन का टूर किया। वहाँ से आने के बाद अभी अक्टूबर में हम यहाँ गए थे रामेश्वरम, कन्याकुमारी, कांचीपुरी, मदुरई, मल्लिकार्जुन, तिरुपति बालाजी। वहाँ हमने 65 लोगों को ले गई थी मैं। वहाँ भी मैनेजमेंट मेरा ही रहा। उसके बाद फिर लोग मेरे कहने लगे, मैडम जी आप ये कुंभ आ रहा है, कुंभ में चलना है। अब 5 फरवरी का हमने रिजर्वेशन करवाया और 50 लोग कुंभ मेले की तैयारी में हम जा रहे हैं और 5 जनवरी को जाएंगे, 5 फरवरी को जाएंगे और 16 फरवरी को वहाँ से रिटर्न होंगे। इस तरह से मैं धार्मिक कार्य में बहुत रुचि है। कई लोग मुझसे जुड़े ही हैं, ऐसे जुड़ गए हैं, बस अपन नहीं जाओ तो लोग यही कहते हैं मैडम जी कहाँ चलना है, आप कहीं का टूर निकालिए। इस प्रकार टूर करते रहते हूँ। उसके बाद मैं चैन से नहीं बैठती हूँ। अभी भी हमारे यहाँ मंदिर है, हर सोमवार, हर एकादशी को भजन चलता है, भजन मंडली चलती है हमारी। इसलिए मैं अपने आप को बहुत बिजी रखती हूँ और बिजी से ही मुझे बहुत खुशी मिलती है। लोगों की सेवा करना, लोगों के साथ जाना, उनकी समस्याओं को सुनना मुझे बहुत खुशी लगती है। आज मैं 71 साल की हो गई हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कभी 71 की नहीं समझती। बहुत बड़ी बात है मैम। मैं आज भी समझती हूँ कि मैं 50 साल की हूँ और क्या नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मेरी सभी बहनों से, सभी भाइयों से जो हम उम्र है और ये बच्चों से मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ। निवेदन का मैं एक आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना और कभी भी ये नहीं समझना कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। मैं इस कार्य में घूमने फिरने, मेरा बड़ा बेटा मुझे बहुत सहयोग करता है। उसने कभी मना नहीं किया, कहाँ जाना है मम्मी आप जाइए, और हर जगह घूमते। इस तरह से मेरी लोगों की तीर्थ यात्रा भी होती बेटा, और सबका आशीर्वाद भी लेती हूँ, और सबसे जो दुआएं हैं वो मेरे परिवार को काम आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। मैम, कहीं ना कहीं आपने अपने लाइफ में सेवा तो दी, गवर्नमेंट सरकारी सेवा जो करी, उसके बाद आपने सामाजिक कार्य भी करा, समाज में अध्यक्ष पद पे भी रहे, और अभी हमको सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि आप प्रांतीय लेवल पर संरक्षण दल पे हूँ मैं। और उसके बाद आप धार्मिक कार्यों में भी रुचि रखते हैं और आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया सा मैसेज है हमारे समाज के लिए कि आपको, आपकी उम्र चाहे कोई भी हो, आपको हमेशा निडरता के साथ तत्पर खड़े रहना चाहिए और कोई भी चीज़ के लिए डरना नहीं चाहिए। धन्यवाद बहुत। मैं आज भी, मुझे कठिया समाज प्रांतीय में हूँ, यानी पूरे प्रांत के जितने भी सामाजिक बंधु हैं मेरे नाम से ही पहचान जाते हैं कि मैडम जी हैं। दुर्गे मैडम का नाम सुने कि हाँ मैडम जी, क्योंकि मैं सब कार्यों में सक्रिय रहती हूँ। कहीं भी बैठक हुई, कहीं सामूहिक विवाह हुए, कोई सामाजिक कार्य हुआ, मैं तत्काल अपना समय निकाल के वहाँ पहुँचती हूँ। मैम, पद होना अलग, पद नहीं चाहिए, पद की अभिलाषा नहीं है मुझे, पद की ऐसा लगता नहीं मुझे पद चाहिए। मैं चाहती हूँ मैं लोगों की किस तरह से सेवा कर सकूं, और ईश्वर से मैं यही चाहती हूँ कि ऐसा सेवा करते करते ही मुझे ऊपर बुला ले। बस मेरी ये अंतिम और आखिरी इच्छा है। अभी तो आपको और बहुत सारे कार्य करना है। मैम, अब शिक्षा, आपकी संघर्ष की कहानी तो बड़ी संघर्षमय थी, लेकिन अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि अभी की शिक्षा में
और अभी के जो विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं मोबाइल की तरफ रुख ज़्यादा करते हैं, इंटरनेट की तरफ रुख ज़्यादा करते हैं, तो वो चीज़ बच्चों के लिए अच्छी है या नहीं है आपके हिसाब से? ये तो देखिए बेटा बहुत गलत है। ये बच्चे क्या है, ये जो मोबाइल और इंटरनेट से जो पढ़ाई की है वो बड़े बच्चों के लिए जरा ठीक है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं आजकल तो छोटे बच्चों से मोबाइल में आजकल प्राइमरी में देखिए आप बच्चों को मोबाइल से पढ़ने के लिए कहा जाता है, उनसे मोबाइल पे काम होता है। ये बड़ी गलत है। ये बच्चों को आगे इनका भविष्य, इन सबसे पहले तो इनके शारीरिक बहुत नुकसान होता है, आंखों पे तो परेशानी जाएगी, माइंड पे बहुत जाता। और मोबाइल से जो पढ़ाई करते हैं वो बच्चे हैं ना, अभी उनकी बुद्धि उतनी विकसित नहीं है, वो पढ़ाई कम और गैर जिम्मेदारी चीजें ज्यादा देखते हैं, गलत चीजों पे ज्यादा रुझान हो जाता है। इससे क्या होता है, बच्चे क्या होता है, कभी पढ़ाई में पीछे रह गया कुछ है ना, वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। और अपन आए दिन सुन रहे हैं कि देखो कितने बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, और ये सब ये मोबाइल और इसी की देन है। मीन्स कि अभी का जो विद्यार्थी है उसने सजगता के साथ मोबाइल चलाना चाहिए, सिर्फ अपने जरूरत के हिसाब से। जरूरत के हिसाब, जितना अपने काम की चीजें हैं वही देखना चाहिए, वही करना चाहिए, लेकिन ये नहीं है ना। आज अच्छी चीज पे बच्चों का रुझान बहुत कम है और गलत चीज पर रुझान बहुत जल्दी बढ़ जाता है। मैम एक छोटा सा मैसेज देश के युवाओं के लिए। हाँ, युवाओं को भी यही कहना चाहूंगी, सबसे बड़े तो वो नशाबंदी से दूर रहें, उससे दूर रहें, क्योंकि उसका भी भुक्तभोगी हूं मैं, लेकिन अब कह नहीं सकती, लेकिन मैं उसका ही भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ नशाबंदी से दूर रहें और अपने उज्जवल भविष्य की तरफ ध्यान दें, और जहाँ तक हो सके अच्छों की संगत करें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी चीजें देखें। आजकल इंटरनेट इतना खराब भी नहीं है, आपको नए कहाँ की जानकारी घर बैठे मिल जा रही है, लेकिन उसका सही उपयोग करना चाहिए। यदि आप सही उपयोग करोगे तो आपका भविष्य बड़ा उज्जवल बनेगा, और गलत उपयोग करोगे तो बेटा गर्क में तो जाओगे। मेरा यही कहना है, बच्चे जो भी हैं पढ़ाई मोबाइल से करते हैं करो, लेकिन उसके अच्छी चीजों को ग्रहण करो और गैर चीजों पे ध्यान न दो। मेरी यही अपेक्षा है बच्चों से। बिल्कुल मैम, आपने लीड लैब के मंच के सारे सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिए। हमारा अंतिम सवाल कि आपका इस लीड लैब के मंच पर अनुभव कैसा रहा? मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहती हूँ, अभी तो मैंने अपने जीवन की आधी कहानी आपको बताई हूँ, यदि पूरी कहानी बताने जाओ ना तो पूरी एक बुक नोटबुक तुम तैयार कर लो, इतनी बड़ी 2 घंटे मेरी कहानी नहीं हटेगी, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है जो आप लोग ये ले रहे हैं। इससे क्या होगा, आने वाली जो पीढ़ी है वो कुछ प्रेरणा लेगी, वो कुछ सीखेगी कि देखो इतने कम साधनों में भी लोग कहाँ से कहाँ तक पहुंचे। अब मैं 9th क्लास पढ़ी हुई लड़की, ये बताइए आज मैं MA BA BSc MSc वालों की बराबरी काम करती थी, और उन लोगों को बच्चों को मैंने परीक्षण दिया, मास्टरों को, मैं बच्चों को कम पढ़ाया, मैंने 7-8 साल तक सिर्फ मास्टरों को पढ़ाया है। ऐसा तो मैं ये चाहती हूँ कि बेटा अच्छी मेहनत करो, अच्छे गुण सीखो और अच्छी बातें सीखो। मेरी यही सब आप बच्चों से यही प्रार्थना है, और यही मैं चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों से भी, मेरे भी 3 नाती हैं, बड़े नाती ने MBA कर रहा है, उससे दूसरे वाला जो छोटे बेटे का बेटा है वो भी MBA कर रहा है, और सबसे छोटा है वो CA की तैयारी कर रहा है। मैं उससे कहती हूँ, उनको हम बहुत सहयोग देते हैं। वो इतना पढ़ाई में, अब मैं कह नहीं सकती हूँ, यदि कहोगे तो कहेंगे मैडम ये कह रही है, वो 18-18 घंटे 19-19 घंटे घर में ही पढ़ाई कर रहा है। हम आशा करते हैं कि वो डेफिनेटली, हाँ डेफिनेट, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि है परम पिता परमेश्वर उसकी मनोकामना पूर्ण करे। जो बच्चा आज इतनी मेहनत कर रहा है, चाहे वो मेरा हो या और किसी का भी हो, जो बच्चा मेहनत करता है मालिक उसकी मेहनत सफल करे और उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, यही आशा रखती हूँ। मैम हमारी टीम को विश्वास है कि जिस प्रकार से आपने संघर्ष किया और निडरता से परिस्थिति के सामने घुटने नहीं टेके, उसी प्रकार जो भी हमारा दर्शक ऐसी परिस्थितियों से अगर गुजर रहा होगा तो वो भी आपकी कहानी को देख के निडरता से तत्पर रहेगा और अपने जीवन में सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।